नमस्कार दोस्त। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओम कामत। आश्चर्यजनक रूप से ओआईसी जो मुस्लिम देशों का संगठन है, उसने 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मशर्रत आलम, और जो इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, गैर कानूनी फंडिंग के मामलों में फंसे होने के आरोप में उनके नाम एक चिट्ठी भेज करके उनको ओआईसी की इस बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया है। और इस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और ये कहा है कि ओआईसी का जिन उद्देश्यों के लिए गठन हुआ है, वो उन्हीं कार्यों को अंजाम दे जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको इस तरीके से बैठक में बुला करके वो जो तय विदेश नीति के पैरामीटर्स हैं, मानदंड हैं, उनका खुला उल्लंघन कर रहा है। और ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान के जो एजेंडे हैं, उन पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरी बड़ी खबर है, चीन के विदेश मंत्री इस महीने के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। और ये खबर थोड़ा चौंकाने वाली है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल से लेकर के अब तक भारत और चीन के बीच में आप जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख में जिस तरह के हालात चीनी सेना ने पैदा किए हैं, उसको लेकर के काफ़ी तनाव है। और दोनों तरफ 50-60 हज़ार उधर और 50-60 हज़ार इधर सैनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ तैनात है, एक दूसरे के ठीक सामने। और कम से कम 2 बार झड़प की नौबत भी आ चुकी है। तो ऐसे में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चीनी विदेश मंत्री के इस भारत दौरे का मकसद क्या है? क्या बदली हुई परिस्थितियों में वो भारत से अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है? 1-2 खबरें और भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे अगर समय रहा तो। तो सीधे जोड़ लेते हैं रक्षा मामलों के जाने-माने विशेषज्ञ और टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, वार सिचुएशंस और काउंटर टेररिज्म के मामलों में बहुत बड़े विशेषज्ञ और अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की स्पेशल ट्रेनिंग लेने वाले, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत, और चाहे पूर्वी लद्दाख हो, पूर्वोत्तर हो या घाटी हो, वहाँ तैनात रह कर के करीब 37 वर्ष तक भारत की सेवा करने वाले मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। श्रीवास सर, सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूँगा इस पर कि चीन के विदेश मंत्री नई दिल्ली यात्रा पर आ रहे हैं। ये खबर सुनकर के आपके मन में क्या ख्याल आया, और क्या उनकी यात्रा का मकसद चीन और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है उसको मामूल पर लाना है, या कोई और मकसद है? हाँ बिल्कुल, तो साहब आपने ठीक बोला। देखो, एक बात समझनी पड़ेगी, अभी जो यूक्रेन के अंदर लड़ाई चली हुई है, यूक्रेन और रूस की, और उसके अंदर भी पूरा संसार बट गया है, और उसमें कहीं ना कहीं एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन के निकलेगा। ये सच्चाई है। रूस और चीन जो हैं वो काफी नजदीक आ गए हैं, और जिस प्रकार से रूस डिपेंडेंट होगा चीन पे आने वाले समय में, चाहे वो गैस ऑयल देना है, क्योंकि अभी गैस ऑयल जो रूस की है वो अभी नहीं जा पाएगी यूरोप के अंदर, चाहे वो जर्मनी है या फ्रांस में है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से सैंक्शन लगा दी हैं अमेरिका ने और बाकी कंट्रीज ने, वो उसको काफी हर्ट करेंगी। और ऐसे में मुझे लगता है कि रूस का एक स्वाभाविक है कि उसकी डिपेंडेंसी चीन पे बढ़ेगी। वो अपना गैस और ऑयल भी चीन को बेचेगा, और उसके बाद अपना मिलिट्री हार्डवेयर भी, और काफी हद तक एक प्रकार से और सामान या तो खरीदेगा या बेचेगा चीन के साथ ही। क्योंकि जो बैंकिंग की इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है स्विफ्ट बैंक की,
बाकी भी मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत हर्ट करेंगे। तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन के निकलेगा। ऐसे में हो क्या रहा है, अब भारत और चीन के जो रिलेशन सबको मालूम है, अपने व्यूअर्स को, कि अप्रैल 2020 में चीन आया था, 60,000 के करीब उसने अपनी नफरी लेके ईस्टर्न लद्दाख में आ गया था, और चंद एक टाइम में भारत ने भी उतने ही ऑलमोस्ट मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर दी थी, और भारत का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी था उसके बाद। और हमने जब 29-30 अगस्त को एक बहुत ही अच्छे ऑफेंसिव मैन्यूवर से, जिसको लोग मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उससे हमने क्लास रेंज को पकड़ लिया था, जो कि एक गेम चेंजर थी, एक फोर्स मल्टीप्लायर था, और चशुल मौल्दो बॉल को हमने अपने ऑलमोस्ट कब्जे में कर लिया था। और जो स्पांगुर गैप है, जो 1962 में चीन जहां से आया था, वो भी हमारे कब्जे में हो गया था ऑलमोस्ट। तो ऐसे में हमारी जो बातचीत हुई, उसके बाद समझौता हुआ किसी हद तक, और वो बातचीत का नतीजा ये हुआ कि आपस में ये एग्री हुआ कि डिसएंगेजमेंट करेंगे, और वो 3 फेजेज में। फेज 1 में नॉर्थ और साउथ पैंगोंग में, इसका मतलब चीन जो है वो फिंगर 4 से फिंगर 8 की तरफ जाएगा, और भारत क्लास रेंज को वेकेट करेगा। और फेज 2 में जो थी हमने गोगरा हॉट स्प्रिंग, और फेज 3 में डेप्सांग, जिसके लिए चीन मान गया था इसको फेजेज में करेंगे, और भारत ने भरोसा किया। जब हमने क्लास रेंज को फेज 1 में वेकेट किया, जब चीन ने फिंगर 4 से फिंगर 8 में गए, उसके बाद चीन का जो रवैया है काफी चेंज हो गया। वो गोगरा हॉट स्प्रिंग में गोगरा तो उसने एक प्रकार से डिसएंगेज कर लिया, पर हॉट स्प्रिंग नहीं किया, और अभी डेप्सांग की बात ही नहीं करता। तो एक मतलब कि उसको भरोसे करना बड़ा खतरे से खाली नहीं है। चीन पे आप रत्ती भर का भी भरोसा नहीं कर सकते। जो वादा उसने किया था वो नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ, दोनों फौजें अभी लगी हुई हैं, 50,000 से 60,000 के ट्रुप दोनों के हैं, टैंक्स भी हैं, आर्टी गन्स भी हैं, एयर डिफेंस वेपन भी हैं, और भारत का पलड़ा मेरे हिसाब से काफी बेटर है चीन के मुकाबले। उसकी 3 वजह है। एक तो भारत की जो फौज है वो बैटल हार्डन्ड है, ऐसे इलाकों में रहने के काबिल है। इसी प्रकार भारत की वायु शक्ति का एज है, क्योंकि भारत के जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ज्यादा बेटर हैं चीन के मुकाबले, चाहे वो मिग 29, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जगोर हो, और उसके बाद राफेल आने से हमको एज है। और तीसरा है जो भारत की नेवी शक्ति है, वो भी किसी हद तक ज्यादा बेटर है। इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं मलक्का स्टेट को चोक कर सकते हैं, ये चीन को भली बात ही मालूम है। तो उसको 50-60 से दिन से ज्यादा ऑयल है नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो अभी स्थिति थी, एक स्टेलमेट हो गया था, और अब जो आ रहे हैं ये, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बातचीत निकाल के, क्योंकि जो अभी 15th कोर कमांडर की मीटिंग हुई, उसमें भी कोई खास कुछ निकला नहीं, मगर एक चीज थी कि बातचीत होती रहेगी, कोई ना कोई पॉलिटिकल, मिलिट्री या डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकलने की आशंका थी, या विश्वास था आगे होगा। मगर उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कुछ आएगा। मगर अब वांग यी आ रहे हैं, वो एक प्रकार से ये दर्शा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच में रिलेशन इंप्रूव हो। वो क्यों चाहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ? ये चेंज ऑफ हार्ट इसलिए हुआ क्योंकि चीन को ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। अभी ब्रिक्स की मीटिंग है अक्टूबर के महीने में, और चीन चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आए। भारत के प्रधानमंत्री कभी भी चीन नहीं जाएंगे जब तक ये लद्दाख का जो एक प्रकार से स्टेलमेट चला है रिजोल्व ना हो जाए। तो ऐसे में चीन चाहता है कि भारत आए, और ब्रिक्स ही नहीं, वहां पर ब्रिक्स में कौन इंपॉर्टेंट देश हैं? भारत तो है, मगर जो इंपॉर्टेंट चीज जो करना चाहता चीन है, उसके अंदर रूस भी है, चीन भी है, साउथ अफ्रीका भी है, और ब्राजील भी है। तो फोकस है कि भारत का वहां आना, रूस और चीन से मिलना, उसके साथ उसके जो साइड लाइन में वो RIC की मीटिंग भी करेंगे, जिसका रूस, इंडिया और चाइना है। एक प्रकार से ये जो तरीका है कि ये दिखाना वर्ल्ड को कि भारत भी हमारे पलड़े में है, भारत रूस और चीन के साथ है। तो ये एक प्रकार से जो कार्रवाई है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये
जो लद्दाख का जो एक प्रकार से डिस्प्यूट चली हुई है, इसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए। और इससे कि जिस प्रकार से, अगर आप मेरे अपने व्यूअर्स का ध्यान डोकलम में ले जाऊं 2017 में, तो उस टाइम भी ब्रिक्स की मीटिंग होनी थी। तो भारत ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोला था कि ब्रिक्स में कोई चांस नहीं। उसके बाद वो 73 दिन के बाद वापस गए। उसके बाद वुहान गए थे प्रधानमंत्री, और वहां से फिर सी जिनपिंग महाबलेश्वरम भी आए थे। तो एक मेरा मतलब एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहता है चीन कि जिससे वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बन जाए और भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स में आए, क्योंकि वो उस समय में चीन को बहुत जरूरत है भारत के प्रधानमंत्री के आने में। अगर ब्रिक्स फेल होती है तो तो फिर उसके लिए फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है ये सारी कार्रवाई उसके लिए हो रही। मगर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या जो वांग वी आएंगे, क्या भारत की जो एक प्रकार से रेड लाइंस हैं लद्दाख के अंदर, वो चीन मानेगा या कुछ और सॉल्यूशन? क्योंकि भारत ने 2-3 शब्दों में ये बताया है कि इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, बस एक ही सॉल्यूशन है, यथास्थिति अप्रैल 2020। इसका मतलब आपको डेप्सांग से वापस जाना पड़ेगा जहां पहले थे, और इसी प्रकार आपने हॉट स्प्रिंग से पीछे, और डैमचोक के अंदर जहां पर आप चार्जिंग नाला जंक्शन में आए, वहां से भी आपको पीछे जाना पड़ेगा। क्या चीन इसके लिए प्रिपेयर्ड है? ये एक बड़ा म्यूट क्वेश्चन है। स्पेशली डेप्सांग से क्या चीन जाने के लिए तैयार होगा? इसी में एक और सोच विचार आया है कि आप कहेंगे कि 14वीं मीटिंग में और या 13वीं मीटिंग में कुछ नहीं हुआ, क्या वजह थी, या 15वीं मीटिंग में? क्योंकि जो चीन है अपने गोल पोस्ट बदलता रहता है। अब वो कह रहा है कि बफर जोन होना चाहिए। भारत भी मानता है कि बफर जोन होना चाहिए, कि नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग से कई बार तनाव बढ़ जाता है। मगर वो कह रहा है कि बफर जोन भारत की तरफ होना चाहिए। भारत इसके लिए तैयार नहीं है। अगर बफर जोन हम भारत की तरफ करते हैं, इसका मतलब हमने अपना इलाका उनको दे दिया, क्योंकि बफर जोन तो ऐसा होना चाहिए, आधा इलाका हमारी तरफ, आधा इलाका पाकिस्तान चीन की तरफ। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। मगर क्योंकि वो भारत में आ रहे हैं, और वो भारत में नहीं आ रहे, ये भी मैं अपने व्यूअर्स को क्लियरफाई करता हूँ, नेपाल भी जा रहे हैं कहीं ना कहीं, वो पाकिस्तान भी जाने की बात हो रही है। मगर उनकी आने की से संभावना बढ़ जाती है कि इस पे कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है। और ये सारा का सारा कार्रवाई कर रहे हैं चीन कि भाई आगे वाली जो ब्रिक्स की मीटिंग है, उससे पहले हम रिजॉल्व करें, जिससे प्रधानमंत्री मोदी वहां जा सके। और वहां पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पे थोड़ा रूस का भी प्रेशर। रूस भी चाहता है कि भारत और चीन के ये रिश्ते बने, क्योंकि रूस को चीन की जरूरत है और चीन को रूस की जरूरत है, और वो भारत को अपने पलड़े में लेना चाहते हैं ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में जहां पर ये रूस वर्सेज नाटो, रूस वर्सेज अमेरिका हो रहा है। तो दिशा कहीं जो रूस और यूक्रेन के बीच में इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें कम से कम 3 ऐसे मौके आए हैं, बल्कि 4 मौके आए हैं, जब यूनाइटेड नेशन में भारत ने भी तटस्थ रवैया अपनाया, चीन ने भी, और संयुक्त अरब अमीरात ने भी। तो कहीं रूस, चीन और भारत के बीच में जो तनाव बीच में हमने देखा था, और हमें नहीं भूलना चाहिए, एक मौका तो ऐसा भी आ गया था जब लावारोव जो है वो नई दिल्ली के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए थे, और उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में कुछ बयानबाजी भी की थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में, हालांकि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो या यूरोपीय देशों के साथ खड़ा हो, लेकिन भारत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वो अपने पुराने मित्र रूस को किसी भी स्थिति में, असहज स्थिति में नहीं डालना चाहेगा। इसलिए उसने तटस्थ रवैया अपनाया है। तो ये संदेश भारत की तरफ से कहीं ना कहीं चीन की तरफ भी गया है। चीन को लग रहा है कि ये समय है जब भारत के साथ रिश्ते सुधार सकते हैं। शायद उसको उम्मीद है कि भारत का जो झुकाव पिछले कुछ सालों में अमेरिका की तरफ गया है, वो शायद और बैलेंस हो, इस रीजन में थोड़ा सा और संतुलन कायम कर सके चीन। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी है। देखो उसमें मैं समझता हूँ कि पहले तो भारत ने जो भी यूएनजीए में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएनएचआरसी में जिस प्रकार से भारत ने अब्सटेन किया, और वही चीन ने भी किया,
तो एक प्रकार से भारत ने बड़ा न्यूट्रल स्टैंड और बैलेंस स्टैंड लिया। ना भारत रूस की तरफ झुका और ना ही अमेरिका की तरफ झुका। और भारत ने यूं तो वहां से एब्सटेन किया, मगर जहां एक्सप्लेनेशन की बात आई, भारत ने ये बोला कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को मानते हैं, वो कभी भी किसी देश की प्रभुता को ऊपर नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, भारत ने बोला कि हर प्रॉब्लम का सलूशन है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल, मिलिट्री सलूशन नहीं है, इसलिए जंग बंद होनी चाहिए। तो भारत ने ये क्लेरिफाई बड़े अच्छे ढंग से किया। अब बात आती है कि भारत ने जो किया, क्या वो ठीक था या नहीं था, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट। जी, देखो, जी, भारत को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, ऐसे में सभी अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। और ये सच्चाई है कि आज भारत के रिलेशन अमेरिका से काफी अच्छे हैं। 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन हुए हैं। स्पेशली 2000 के बाद भारत और अमेरिका के रिलेशन अप स्विंग में हैं। हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट, जिसमें लीमियो भी, कोमकासा भी, अभी बेका बेसिक एक्सचेंज और कॉपरेशन एग्रीमेंट किया। और भारत अब चीन के अगेंस्ट जब भी कुछ करना है या तो भारत को कुछ न कुछ मदद अमेरिका से मिली है इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस में। तो अब ऐसे में भारत के रिलेशन अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। भारत ये मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि इससे हथियार भी खरीदने लगा है। करीब करीब 15-20% हथियार अब हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। और M777 अल्ट्रालाइट हाउजर ली, उसको भारत में ही बनाया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी महिंद्रा डिफेंस बनाए। तो ये सच्चाई है, भारत के रिलेशन अमेरिका से अच्छे हुए हैं लास्ट 20 साल। मगर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के रिलेशन रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं। और भारत कभी नहीं भूल सकता रूस को, जिसने हमारे साथ 1971 में, जब पूरा वर्ल्ड हमारे अगेंस्ट था बाय एंड लार्ज, तब वो खड़ा हुआ था। और कई बार उसने हमारी सहायता की है सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लगा के कश्मीर के मामले में। तो ये कोई सच्चाई ये है कि भारत रूस को नहीं छोड़ सकता और ना ही छोड़ना चाहिए। तो ऐसे में भारत ने एक बैलेंस व्यू लिया है और मुझे लगता है वो काफी ठीक है। ये कहीं ना कहीं चीन को भी ये समझ तो आई है कि भारत अपने दोस्तों को बदलता नहीं। भारत एक स्टेबल देश है। भारत आज की तारीख में ज्यादातर ये सोच रहे थे कि अभी बहुत प्रेशर पकड़ेगा अमेरिका और नेटो कंट्री और यूरोपियन का, हो सकता है भारत का झुकाव कहीं अमेरिका की तरफ हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। भारत ने नेशनल इंटरेस्ट दिखाया, भारत ने एक बैलेंस व्यू लिया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात चीन को भी लगी है कि भारत जैसा देश जो है वो बड़ा स्टेबल देश है, अपने दोस्तों को बदलता नहीं है। तो ये भी एक वजह है। पर सच्चाई है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है रूस का भी प्रेशर है। और ये तो है ही कि चीन चाहता है कि किसी तरीके से भारत है आए ब्रिक्स की समिट में, क्योंकि चीन भी अकेला पड़ गया है। चीन डिप्लोमेटिकली आइसोलेट है, स्पेशली कोविड-19 के बाद। और उसके बाद जिस प्रकार से उसने एक एक्सपेनिज्म जो है किया है साउथ चाइना सी में, उसके कारण भी। और अब वो जो रूस के साथ मिल गया है, उससे और भी बिल्कुल अकेला पड़ गया है। उसको चाहिए भारत जैसा देश आए, ब्रिक्स आए, तो उसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो मुझे लगता है ये सारे रीजन हैं जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। समय बताएगा कितना सक्सेस होगा, मगर कोशिश मुझे लगता है जारी है। चौधरी साहब। शिवाज सर, दूसरी खबर पर नज़र दौड़ाते हैं। ये एक बड़ी घटना है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोग संगठन जो ओआईसी है उसकी बैठक होने जा रही है 2 दिन के लिए। और जिस तरीके से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मसर्रत आलम को इसमें इनवाइट किया गया है, जो इस समय तिहाड़ में बंद है, उस पर भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। और हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी है ओआईसी को कि वो भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनको बढ़ावा ना दे। जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने साफ साफ कहा है और अफसोस भी जताया है। उन्होंने कहा है कि ओआईसी को विकास के अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, उसके बजाय वो पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे शिवाज सर?
हाँ, बिल्कुल। देखो इसमें कोई शक नहीं, मुझे लगता है कि प्रेशर कुछ और डालना चाहिए। देखो सच्चाई ये है कि मुशर्रफ आलम भट्ट जो हैं, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अभी एक्टिंग प्रेज़िडेंट हैं और ये जेल में हैं। जेल में इसलिए हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक एंटी इंडियन फोरम है और इनको तो जेल में बहुत पहले होना चाहिए था, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। मगर सच्चाई ये है, ओआईसी जो है 57 कंट्रीज़ की, जिसका सऊदी अरेबिया का काफ़ी बोलबाला है, भारत को बैक चैनल डिप्लोमेसी से इनसे बात करनी चाहिए, यूएई, सऊदी अरेबिया से। ये जो पाकिस्तान के एजेंडा में कैसे आ जा रहे हैं, किस प्रकार से पाकिस्तान इन्फ्लुएंस करता है कि हाँ, मैं मानता हूँ इस्लामाबाद में ये मीटिंग है 22 और 23 मार्च को, मगर वो पाकिस्तान कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है इसको बुलाने के लिए, हमारा भी से होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर एक बहुत प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का तो अभी देखो इमरान खान की हालात बहुत खराब है। इमरान खान के कुछ एक एमपी जो हैं, वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे ऑपोजिशन में मिल गए हैं। अभी ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट कर दिया है। उसकी जो सांस है वो सारे डिपेंडेंट हैं पाकिस्तान की आर्मी पे। अब ऐसे में ये कुछ ऐसा हो जाए तो उसको शायद कहीं ना कहीं ब्रीदर मिल जाता है, वो हीरो बनने की कोशिश करता है कि हमने देखो भारत से जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक्टिंग प्रेसिडेंट है उसके ऊपर इनविटेशन दे दिया। होना जाना कुछ नहीं है, वो जा नहीं सकता, वो जेल में बंद है। और मगर ये एक मैसेजिंग गलत है और इस मैसेजिंग के अगेंस्ट हमें काउंटर करना चाहिए। देखो हमें ये बात, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये जो 57 देशों का समूह जो 1971 में बना था, ये 1967 में जब इजराइल अरब की लड़ाई हुई थी, इनका मेन मुद्दा है कि इजराइल के अगेंस्ट पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट बनवाना, और कुछ एक मुस्लिम मुद्दे भी हैं। मैं ये कहता हूं कि 57 कंट्रीज हैं, उनमें से इतने देश कौन से हैं जो कि भारत से ज्यादा मुसलमान उनके पास है? आज एक देश के अलावा इंडोनेशिया, भारत सेकंड नंबर पे है या थर्ड नंबर पे, क्योंकि हमारे पास 22 करोड़ मुस्लिम है। तो हम इसके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, और आज हमारे अगेंस्ट ही हो रही बात। तो मुझे लगता है हमें एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। ये ओआईसी की जो अभी हमारे अंदम बागची ने किया है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये करते रहते हैं वही। हमें लगता है क्योंकि सऊदी अरेबिया, यूएई करता धरता है और उनका बोलबाला है, और हम जो अब उनको इन्फ्लुएंस करके इसके ऊपर ऐसे चीजों को आने नहीं दे, क्योंकि ये जो है गलत मैसेज भेजा जाता है। तो मुझे लगता है एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी और करने की जरूरत है, क्योंकि उसको ना तो जाना है, ना उसका कोई वो ग्राउंड पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला, मगर उसका इम्पैक्ट ये होता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान जताता है कि उसके कहने पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक्टिंग प्रेसिडेंट को इनविटेशन दिया गया। वो एक जो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको वो एक प्रकार से डायरेक्ट कर रहा है इमरान खान। मैं कहता हूं वो ठीक है, पर हम इसको होने क्यों दें? क्या हमारा इतना बोलबाला नहीं है? और जो अभी हो गया है, जिस प्रकार से आज हमारे रिलेशन मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे हो गए हैं, इंक्लूडिंग किसी हद तक टर्की से भी इंप्रूव हुए हैं, तो ऐसे में हमें ऐसा काम करनी चाहिए कि ये नौबत ही ना आए कि वो बुलाएं ऐसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक्टिंग प्रेसिडेंट चौधरी साहब। श्रीवास्तव साहब, एक और घटना हुई है। रूस ने जो अटैक शुरू किया था यूक्रेन पर, उसका 22वां दिन है। और कल एक खबर आई थी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसने रूस के खिलाफ निर्णय दिया है और रूस से कहा है कि वो तुरंत यूक्रेन पर अटैक को रोके। अब रूस उसके आदेश को मानता है कि नहीं मानता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन सबसे अहम रोल इसमें रहा है भंडारी साहब का, जो भारत के मूलतः जज हैं और इस समय आईसीजे में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्या इसको किसी दूसरे नज़रिए से भी हम देख सकते हैं? जबकि भारत जो है वो रूस के एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में साथ है, उसके खिलाफ नहीं है। पर हमारे एक जज जो इंटरनेशनल कोर्ट में हैं, उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई है कि रूस युद्ध रोके। हालांकि हम जानते हैं कि कोर्ट में जो जज बैठे होते हैं उनका अपना तरीका होता है सोचने का।
देश का क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति क्या है, क्या नहीं है, वो मानव अधिकारों को और दूसरे एंगल को ज़्यादा तरजीह देते हैं। पर फिर भी चूँकि भंडारी साहब का एक रोल बताया जा रहा है इस फैसले में, तो क्या इससे भारत और रूस के रिश्तों पर किसी तरह की कोई आँच आ सकती है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चौधरी साहब। देखो, इसका मुद्दा क्या था कि सेक्सेशन ऑफ वायलेंस और सीज फायर होना चाहिए। मुझे लगता है उसकी तरफ जो उन्होंने वोट किया वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लड़ाई तो बंद होनी चाहिए। इसको अब्सटेन करना या इसके अगेंस्ट करना तो कुछ है नहीं। 13 देश थे, 11 ने पक्ष में डाला है। और मुझे लगता है आपने ठीक भी बोला कि इसके अंदर कोई आप अपनी लाइन नहीं ले सकते, अपने देश का फोर्स नहीं। एक बार वो आईसीजे के अंदर जज चले गए हैं तो वो अपना सोच समझ के फैसला करेंगे। और मुझे लगता है ये जो उन्होंने स्टैंड लिया है उसमें कोई गलती नहीं। सच्चाई है कि वायलेंस हो रहा है, सच्चाई है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है यूक्रेन। यूक्रेन आज 40 साल पीछे चला गया है। 70 से 80% उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेन टाउन से बर्बाद हो गया है। कितने लोग मारे गए हैं, कितने बच्चे मारे गए हैं। तो ऐसे में सच्चाई तो यह है, आपने यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया है। गलती उसकी क्या थी? और बात थी, लड़ाई थी नेटो और अमेरिका की वर्सेस रशिया, वो बलि का बकरा बन गया। तो मुझे लगता है कि सक्सेशन ऑफ वायलेंस और इमीडिएट सीज फायर होना बहुत जरूरी है। और ये जो भी हमारे जस्टिस भंडारी ने वोट किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, मुझे लगता है बिल्कुल बैलेंस है। कोई इसमें हमें नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। अब आपने जो पॉइंट अगला बोला कि क्या रूस इसको मानेगा, मुझे लगता है कि रूस इसको नहीं मानेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर कोई बाइंडिंग है नहीं। वो अगर वैसे मैं मानता हूं ये एक प्रकार से सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, मगर रूस के पास विटो पावर है, चीन के पास विटो पावर है, तो उसका कुछ होगा नहीं। पर यह सच्चाई है कि एक एक प्रकार से वर्ल्ड ओपिनियन ये है कि यहां सीज फायर होना चाहिए, वायलेंस खत्म होना चाहिए। एक ह्यूमन डिजास्टर हो रहा है, जिस प्रकार से लोग मारे जा रहे हैं। करीब करीब 30 लाख के करीब रिफ्यूजी बन के चाहे वो पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया, स्लोवानिया में चले गए हैं लोग। 90% से ज्यादा जो यूक्रेन की पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाएगी। एक वो देश जिसको ग्रेनरी ऑफ यूरोप माना जाता था, जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं होता है या सनफ्लावर होता है, आज वो भूख के कतार पे है। बच्चे बिल खिला रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये कोई जो समझदारी की बात नहीं है। पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है, कवर कर रहा है पूरा वर्ल्ड इसको, मगर रुकाने के लिए कोई तैयार नहीं। तो मुझे लगता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जस्टिस भंडारी ने जो किया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसका यही रोल था कि अभी लड़ाई बंद होनी चाहिए। और लड़ाई कौन कर रहा है? लड़ाई रूस कर रहा है। एग्रेसर कौन है? रूस है, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर तो युद्ध हुआ है। यूक्रेन तो नहीं जा रहा है ना रूस में लड़ाई करने। तो ऐसे में मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, और अभी इसका कोई हल निकलना चाहिए। ऐसी चीज का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन है पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक। और मुझे लगता है जिस प्रकार से अभी कुछ एक ऐसी जो इंडिकेशन आ रहे हैं, जो 15 पॉइंट एजेंडा हुआ है उसमें काम हो रहा है, कुछ ना कुछ निकलेगा सोल्यूशन, और निकलना चाहिए। क्योंकि ये ह्यूमन ट्रेजेडी है, जिस प्रकार से वहां पर बच्चे बिखर रहे हैं, रिफ्यूजी हो गए हैं, डिस्ट्रक्शन हो गई पूरी यूक्रेन की, जिसको 40 से 50 साल लगेंगे दोबारा बनने के लिए। चौधरी साहब, शिवाज साहब, आपको नहीं लगता है कि पुतिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? वो बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। केवल यूक्रेन बर्बाद नहीं हुआ है, रूस भी बर्बाद हो गया है। रूस भी कम से कम 20 साल पीछे चला गया है। ये चौधरी साहब, आप पहले ऐसे जो जर्नलिस्ट और क्रिटिक हैं जिसने ये बात बोली, सच्चाई ये है कि पता नहीं क्या हो गया है। भारत में सभी एक पक्ष ले रहे हैं कि पुतिन ने जो किया ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, पुतिन ने क्या ठीक किया? एक यूक्रेन को आपने बलि का बकरा बना लिया, आपने उस पर अटैक कर लिया। पहले तो आपने अंडर एस्टिमेट किया, आपने सोचा यूक्रेन को मैं हफ्ते 10 दिन में पूरा जीत लेंगे। क्योंकि अगर यूक्रेन की और रूस की मिलिट्री पावर की तुलना की जाए तो यूक्रेन कहीं ठहरता नहीं। क्योंकि रूस जो है सेकंड नंबर की मिलिट्री पावर है, $62 बिलियन खर्च करता है, ये 22वें नंबर की है
$5 बिलियन खर्च करता है। अगर हम टैंक्स देखें, एयरक्राफ्ट देखें, आरटी गन देखें, एयर डिफेंस वेपन देखें और अटैक हेप्टर देखें तो 7 से 10 गुना ज्यादा है रूस के पास। रूस ने सोचा था कि हम 5-6 दिन में पूरे यूक्रेन को एक प्रकार से अपने काबू में ले लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिखाया। यूक्रेन की फौज बहुत अच्छी तरीके लड़ी नहीं, लड़ भी रही है। और ऐसे में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ मोड़ा है इसने पुतिन ने, मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती की है। जिस प्रकार से उन्हें रॉकेट, मिसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल ग्राउंड पे मिला दिया है और जिस प्रकार से ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है। और आज की तारीख में भी उसके पास कौन सा टाउन है मैरीपोल के और उड़ीसा के अलावा, ना इसके पास खार्किव है ना कीव है। खार्किव जो है एक फाइनेंशियल कैपिटल है जो कि ईस्ट यूक्रेन के पास है, डोनबस के पास है। आज तक रूस उसको नहीं ले पाया है और 2 बार उसने ये बोला है कि मैंने खार्किव जीत लिया है, तो उसकी यूक्रेन की फौज ने दोबारा ले लिया है। कीव की लड़ाई मुझे लगता है अगले 25-30 दिन चलेगी, अगर समझौता नहीं हुआ वो नहीं गिरेगा। तो ऐसे में जिस प्रकार से पुतिन ने सोचा था, अंडर एस्टिमेट किया था, मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत चला गया है और अब वो बुखला के बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा है। अब बात आती है कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा रूस पे। देखो ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि यूक्रेन तो बर्बाद हो गया है, 30-40 साल पीछे चला गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया, मगर रूस के ऊपर भी बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। आपकी बात में बिल्कुल दम है। उसके 2-3 रीजन है। एक तो बात यह है कि रूस जो है उसकी इकोनॉमी बहुत छोटी है। उसकी इकोनॉमी $1.48 ट्रिलियन है और भारत की इकोनॉमिक जो है $2.8 ट्रिलियन है आज की तारीख में, ऑलमोस्ट 50% है। आज उसकी इकोनॉमी इटली से भी कमजोर है। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, आप मिलिटरली कैसे स्ट्रांग हो सकते हो? तो आपने जो अब लाई तो ले ली मोल, अब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है, सैंक्शन लगी है और इतनी ज्यादा सैंक्शन लगाई इस बार नेटो ने, अमेरिका ने, यूरोप ने कि वो आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेंगी, आपको वो डैमेज करेंगी। आपको स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से निकाल दिया। आपका जो ऑयल और गैस जिससे आप ज्यादा कमाते थे यूरोप में नहीं जा सकता, आपको आप चीन में भेजना पड़ेगा सस्ते दामों में। आज आपके पास जो मिलिट्री हार्डवेयर जो बेचते थे वो भी नहीं रहेगा। तो होगा क्या कि आपकी इकोनॉमी काफी कमजोर पड़ जाएगी, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे रूस, चीन के ऊपर। चीन जो है वो आपको डिक्टेट टर्म में करेगा, वो भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, वर्ल्ड के भी। तो मैं कहता हूं कि पुतिन ने कोई समझदारी का काम नहीं किया। क्या जो यूक्रेन अभी नेटो ज्वाइन कर रहा था, आज से 5 दिन के बाद या 10 दिन, जब उसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया और हिस्ट्री बताती कि अभी तक नेटो लास्ट 4-5 साल में नहीं कोई ज्वाइन किया, यूरोपियन यूनियन तो 10 साल हो गए। तो ऐसे में और तरीके भी थे, और तरीके भी हो सकते थे लड़ाई के अलावा। मान लिया डोनाबस में डोनेट्स्क और लुहांस्क का एरिया लिया, उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, वहां तक फिर भी वर्ल्ड आपके साथ है क्योंकि वो इलाका जो रशियन स्पीकिंग है, वहां पर 60 से 70% रशियन है जैसे क्रीमिया में थे, और वहां पर 18 से 20% लोगों को रूस का पासपोर्ट है। मगर आपने जब डोनबस के इलाके को आके और पूरे यूक्रेन को अटैक किया, तो मुझे लगता है पुतिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। और पुतिन चाहे माने ना माने, उनको इसकी इसकी जो है कीमत देनी पड़ेगी और उसकी कीमत उसका देश देगा। उस डोमेस्टिकली आज रेजिस्टेंस हो रहा है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, रूस के अंदर भी। वो नहीं चाहते युद्ध, वो चाहते हैं कि यूक्रेन तो एक हमारा छोटा भाई था, आज यूक्रेन के अंदर बच्चा बच्चा लड़ने और मरने को तैयार है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता रूस ने कभी सोचा था। ये जो पड़ाव आ गया, ये जो डिफरेंस आ गया, ये जो गैप आ गया रूस और यूक्रेन के बीच में, वो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में पूरा होगा। और जिस प्रकार से यूक्रेन तो बर्बाद हो गया, लगता है ये इम्पैक्ट एडवर्स रूस पे भी पड़ेगा, वो भी 10 से 15 साल पीछे जाएगा, उसकी इकोनॉमी टूटेगी क्योंकि उसके पास जो है पैसा कमाने के 2 ही साधन हैं, गैस, ऑयल और वेपन। उनमें इम्पैक्ट बहुत एडवर्स पड़ेगा और ऐसे में डिपेंडेंसी चीन के ऊपर इतनी बढ़ जाएगी कि वो चीन का पिट्ठू बन जाएगा जैसे कि और देश हैं। तो ऐसे में आपने बिल्कुल ठीक बोला, मगर कहीं हमारे कुछ एक जो चैनल है वो यही बता रहे हैं कि पुतिन ने ठीक किया, पुतिन अभी जीत लेंगे। क्या जीत लेंगे? एक देश टूट जाएगा। अगर मान लो उन्होंने कीव ले भी लिया, मैं कहता हूं
फॉर एग्जाम्पल, तो क्या लड़ाई बंद हो जाएगी? एक रेजिस्टेंस और जो इंसर्जेंसी चलेगी कि जो यूक्रेन एक बहुत बड़ा जो एक प्रकार से कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री यूरोप, क्या उसको काबू कर पाएगा? कहीं दलदल में तो नहीं फंस गया पुतिन? कहीं अफगानिस्तान 2.0 तो नहीं है? तो ये क्वेश्चन है। पर सच्चाई ये है कि पुतिन ने बहुत मिसकैलकुलेट किया, इसमें कोई शक सवाल नहीं। आज उसकी छवि बहुत कमजोर है। जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, इट इज अ डिसएडवांटेज टू पुतिन, एडवांटेज टू जेलेंस्की। और जेलेंस्की एक ऐसा इंस्पायरेशनल लीडरशिप आ गया है। मैं मानता हूं उसकी जो पहले लीडरशिप थी कोई खास अच्छी नहीं थी, करप्शन चार्जेस थे, मगर लड़ाई के बाद उसकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत ज्यादा चली गई। और ऐसे में जो मरने को तैयार है, हथियार नेटो दे रहा है, हथियार आपके जो शोल्डर फायरिंग स्टिंगर मिसाइल और एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल, आपके कामिकोज जो अभी तक जो ड्रोन दिए थे, अभी स्विच ब्लेड ड्रोन भी दे दिए हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछता पुतिन से कि अगर आप कहते हैं कि आपने पूरे यूक्रेन को काबू कर लिया है, तो फिर सप्लाई चेन कैसे खुली हुई है यूक्रेन की? जो हथियार कैसे आ रहे हैं पोलैंड से और हंगरी से? तो इसका मतलब यह है आपके सारा चीज काबू में नहीं है। और अगर हथियार सप्लाई होते रहे नेटो के, तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। तो अभी भी सब मेरे को लगता है अकल इसी में है कि कहीं ना कहीं समझौता हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया। मगर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं चौधरी साहब, कहीं ना कहीं पुतिन ने मिस कैलकुलेट कर लिया। उसने सोचा नहीं था कि इतना रजिस्टेंस यूक्रेन देगा। उसने ये सोचा था कि अगले हफ्ते 10 दिन में मैं पूरे यूक्रेन को काबू कर लूंगा, वहां पर गवर्नमेंट चेंज करेंगे, गवर्नमेंट प्रो रशिया लाएंगे, उससे लिखवाएंगे कि वो नेटो का कभी हिस्सा नहीं बनेगा, क्रीमिया को हम अपना हिस्सा बनवाएंगे और डोनबस और लुहांसक में जो इलाका है उसको इंडिपेंडेंट करके इंडिपेंडेंट कंट्री कर दें। तो ऐसा उसने सोचा था, मगर ऐसा हुआ नहीं। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाज सर, जुड़ने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। आपको और सभी दर्शकों को होली की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू चौधरी साहब, एंड होली मुबारक हो। जय हिंद। जय हिंद।